गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग आपका वही पिछला टॉपिक जो आपके सर्किट एनालिसिस बाय केवीएल केसीएल था उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट वीडियोज में हमने टाइप 1 सर्किट की बात की थी। आज नेक्स्ट टाइप 2 सर्किट की बात करेंगे। तो टाइप 1 सर्किट में हमने 2 वोल्टेज सोर्स और 3 रेजिस्टेंस लेके बात किया था। ठीक, आज टाइप 2 सर्किट में क्या करेंगे कि हम लोग एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स लेके बात करेंगे और उसमें 2, 3 या 4 रेजिस्टेंसेज होंगे। तो देखें यहाँ पे टाइप 2 सर्किट में टाइप 1 उस दिन देखे थे, आज टाइप 2 देखेंगे कि उसकी एनालिसिस कैसे हम लोग केवीएल केसीएल की हेल्प से करेंगे। तो ये टाइप 2 सर्किट होगा जो कहीं पे हमको एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, एक करंट सोर्स रहेगा, जहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेज जुड़े हुए हैं, जहाँ पे R1, R2, R3 है। और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमने 10 वोल्ट ले रखा है और करंट सोर्स की वैल्यू हमने 5 एम्पीयर ले रखा है। तो पहले इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कितने पॉइंट्स के बीच में है ये सर्किट। तो मान लीजिए 1 से स्टार्ट करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब ब्रांच वाइज करंट मान लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर I1 दिया हुआ है, यहाँ पे I2 दिया हुआ है और यहाँ पे I3 दिया हुआ है। मतलब R1 रजिस्टर में क्या कौन सा करंट दिया है, R1 I1। R2 रजिस्टर में कौन सा करंट दिया है, I2 दिया है। और R3 रजिस्टर में कौन सा करंट दिया है, I3 दिया है। ठीक, अब जब हम केसीएल लगाने की बात करेंगे या केवीएल लगाने की बात करेंगे, तो पहले केसीएल लगाने की बात करेंगे। तो हमने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था कि केसीएल वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पे नोड या जंक्शन पाया जाता है, ना कि मेश में और लूप में। तो लिखेंगे अप्लाई केसीएल, ठीक, एट नोड और जंक्शन। अब किस नोड और जंक्शन पे लगने लायक है उसकी बात कर लेंगे पहले हम। तो देखेंगे कि नोड या जंक्शन में वो कौन सा नोड है, 2, जहाँ पे हम लोग केसीएल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाई केसीएल एट नोड ऑब्लिक जंक्शन 2। तो ये क्या कहता था आपका, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउट गोइंग। ठीक, जो सिग्मा आई इनकमिंग वही सिग्मा आई आउट गोइंग है। तो इनकमिंग में क्या है, I1 है। और क्या इनकमिंग में है, इनकमिंग का मतलब क्या कि जो जंक्शन 2 पे आए। आउटगोइंग का मतलब क्या, जो जंक्शन 2 से बाहर की ओर जाए। तो जंक्शन 2 से बाहर की ओर कौन सा जा रहा है, I3 आ रहा है। 2 पे कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है। तो इनकमिंग में क्या क्या दिखाएंगे, I1 प्लस I2 दिखाएंगे। आउटगोइंग में क्या दिखाएंगे, I3 दिखाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, केसीएल से मिलने वाला इक्वेशन। अब बात करेंगे क्या कि जो I3 है, जब हम पॉइंट 3 से 4 के बीच में देखेंगे तो I3 का जो फ्लो होगा हमारा पॉइंट 3 से 4 के बीच में, वो किधर होगा, 3 से 4 की तरफ होगा। लेकिन आपका देखेंगे कि 3 से 4 के बीच में आपका एक करंट सोर्स भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या दे रखा है, I, और I की वैल्यू क्या है, 5 एम्पीयर। ठीक, क्या बात कर रहे हैं हम कि आपका एक करंट जो I3 करंट है, जो ब्रांच R3 का करंट है, वो क्या कर रहा है, जैसे ही 3 को पास कर रहा है तो 3 से 4 वाले पाथ में वो 3 से 4 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी 3 से 4 वाले पाथ में करंट सोर्स दे रखा है, उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या दिया है, I, जिसकी वैल्यू है कितनी, 5 एम्पीयर।
तो देखेंगे कि करंट सोर्स का वैल्यू जो आपका डायरेक्शन है और जो I3 करंट का फ्लो है 3 से 4 के बीच में वो किधर है। तो करंट सोर्स का डायरेक्शन 4 to 3 है और I3 करंट जो कि 3 से 4 के बीच में फ्लो कर रहा है। I3 करंट क्या हो रहा है जो कि 3 से 4 की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट सोर्स का डायरेक्शन 4 से 3 की तरफ है और उस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है आपका 5 एम्पियर है। तो देखेंगे क्या कि दिए हुए करंट की सोर्स की वैल्यू एज्यूम किए हुए करंट की वैल्यू से क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है या दोनों का फ्लो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो जब सेम डायरेक्शन में नहीं है तो यानी कि आपको बताया गया था साइन कन्वेंशन में करंट सोर्स के लिए कि अगर ऐसा कोई केस दिखे कि आपके एज्यूम डायरेक्शन से या आपके ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन से करंट सोर्स के डायरेक्शन सेम ना हो तो कौन सा साइन लेना है और सेम होगा तो कौन सा साइन लेना है। तो आपको बताया गया था अगर एज्यूम डायरेक्शन में आपका दिए हुए करंट सोर्स की वैल्यू है तब तो आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और एज्यूम डायरेक्शन से अपोजिट साइड डायरेक्शन में है तब उस टाइम आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक, यानी कि अगर हमको I3 की वैल्यू बताना है 3 से 4 के पाथ में, क्योंकि उस पाथ में करंट का फ्लो किधर है 3 से 4 की तरफ है और करंट सोर्स की वैल्यू किधर है 4 से 3 की तरफ है, तो वहां से क्या लिखेंगे कि I3 इज इक्वल टू हमने क्या बताया इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो कौन सा साइन लेंगे। अगर ये 5 दिया है तो इसको क्या लिखेंगे -5, अगर ये -5 दिया रहता है तो इसको क्या लिखते हैं +5। ठीक, सिंपल फंडा है। अगर सोर्स का डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन में है मतलब एज्यूम किए हुए करंट के डायरेक्शन में तब तो प्लस और सोर्स का डायरेक्शन आपके एज्यूम किए हुए डायरेक्शन से अपोजिट है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा I3 की वैल्यू -5। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा I1 + I2 इज इक्वल टू -5, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे KVL लगाने की। ठीक, तो पहले देख लेंगे मेश कितने बन रहे हैं, मेसेज की बात कर लेंगे। मेश कहाँ कहाँ है आपका 1 2 5 6 1, दूसरा कौन सा है 2 3 4 5 2, तीसरा कौन सा है 1 2 3 4 5 6 1। ठीक, मैसेज ये मैसेज है कितने इस सर्किट में मैश तैयार होंगे 3, तो 3 मैश तैयार होंगे तो आपको देखेंगे पहला कौन सा, पहला ये वाला पार्ट 1 2 5 6 1, दूसरा कौन सा ये वाला पार्ट 2 3 4 5 2 ये हो जाएगा और तीसरा कौन सा ओवरऑल 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि ये जो हिस्से हैं ये मेश ये जो ऊपर वाले दो हिस्से हैं वो मेश ऑब्लिक लूप कहलाते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज होता है वो क्या कहलाता है लूप कहलाता है। मतलब ऊपर वाले हिस्से को मेश भी कह सकते हैं लूप भी कह सकते हैं, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो कॉम्बिनेशन होता है वो केवल लूप होता है। अब देखेंगे क्या कि जो पहला मेश या लूप है वो लूप विदाउट करंट सोर्स है, इसको क्या कहते हैं लूप विदाउट करंट सोर्स, और ये दोनों कौन सा है लूप विद करंट सोर्स। दो है आपका, ऊपर वाला जो मेश है वो लूप विदाउट करंट सोर्स है और जो नीचे वाला आपका लूप विद करंट सोर्स है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है एक नोट के रूप में KVL is not applicable in loop with current source. KVL is not applicable in loop with current source। मतलब हम लोग क्या नोट में जानेंगे या समझेंगे कि KVL जो है कोई ऐसा लूप दिखे कि जो करंट सोर्स के साथ है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है।
केवीएल हम केवल वहीं लगाते हैं जो विदाउट करंट सोर्स होता है, मतलब केवल ये मेष ऐसा है जिसके लिए केवीएल एप्लीकेबल है, और ये मेष क्या है जिसके लिए केवीएल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम केवीएल लगाते हैं तो देखें, जब हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप ऑब्लिक मेष, कौन सा मेष? 1 2 5 6 1, पहला वाला। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, या सिग्मा V माइनस सिग्मा आई आर, इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखते हैं कि क्या है कि इस केवीएल में यहाँ हम लोग किसका समेशन करते हैं? एक जहाँ हम लोग सारे ईएमएफ्स का समेशन करते हैं, और दूसरे जहाँ किसका समेशन करते हैं? I इंटू आर का समेशन करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और करंट के गुणनफल का बीजगणितीय योग एक तरफ लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या लेते हैं सारे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग लेते हैं। केवल करंट का कहीं पे यूज नहीं है, मतलब इसको हम सिंगल नहीं दिखा सकते इस केवीएल वाले फॉर्मेट में। केवीएल वाले फॉर्मेट में आपको क्या दिखाना है? केवल ईएमएफ दिखाना है, और I इंटू आर के फॉर्मेट में दिखाना है, आई के फॉर्मेट में नहीं दिखाना है। तो ऐसा मेष हम क्या चूज करेंगे जो लूप विदाउट करंट हो, ना कि लूप विद करंट सोर्स। तो जब इसको देखेंगे तो इसमें करंट सोर्स नहीं है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये विद करंट सोर्स, और जब ओवरऑल को देखेंगे तो भी ये विद करंट सोर्स है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लोग केवल इस हिस्से में केवीएल लगाएंगे, और इस नोट को एज अ पॉइंट ध्यान रखेंगे कि केवीएल इज नॉट एप्लीकेबल इन लूप विद करंट सोर्स। ठीक, तो देखिए जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमने बताया आपको किस डायरेक्शन में चलना है या किस डायरेक्शन में आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपका ये मेष वाला पॉइंट डिसाइड कर देता है। क्योंकि अगर इसी मेष के पॉइंट को आप इस तरीके से लिखते 1 6 5 2 1, ये कौन सा डायरेक्शन? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर इस पॉइंट में लिखें यानी कि आप मेष का एनालिसिस क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं, और नीचे वाला पॉइंट लिखे हैं तो यानी कि मेष की एनालिसिस आप एंटी क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं। तो आपका ये जो पॉइंट आउट करने का तरीका है, यही आपका ये बता देता है कि आप किस डायरेक्शन में सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हमने पॉइंट पहला वाला कर रखा है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसके हिसाब से जब हम लोग चलेंगे तो देखेंगे क्या है, 1 से 2 चलना है। कौन सा है पाथ? 1 से 2। तो 1 से 2 जब चलेंगे तो 1 से 2 के बीच में क्या है? R1 रजिस्टर, और R1 रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट कौन सा है? I1। तो I1 R1 रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट है। तो अब आपको बात करेंगे कि हमने बताया था जब रजिस्टर के लिए लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि अगर किसी रजिस्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वो करंट आपके दिए हुए डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब आप उस केस में क्या लिखेंगे? माइनस आई आर। अगर वो करंट आपके ऑब्जर्व करने के डायरेक्शन से अपोजिट में फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या लिखेंगे? प्लस आई आर। क्लियर है? एक बार फिर से बताया दिया जा रहा है कि रजिस्टर के लिए आपको बताया गया था कि साइन कन्वेंशन में कि अगर हम लोग दिए हुए करंट के डायरेक्शन में हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है तब तो माइनस आई आर लिखेंगे, अगर दिए हुए करंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है तब वो हमारा प्लस आई आर होगा। ठीक, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? ये पॉइंट कि हम 1 से 2 चल रहे हैं और I1 भी 1 से 2 चल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस I1 R1। 1 से 2 हो गया, अब 2 से 5 चलेंगे। तो 2 से 5 जब चलेंगे तो 2 से 5 में देखेंगे कि हम 2 से 5 आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन हो गया 2 से 5। अब 2 से 5 के बीच में कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है? R2 लगा हुआ, और इसमें करंट का फ्लो किधर दिखाया जा रहा है? करंट का फ्लो क्या है? I2 है, उसका फ्लो किधर है? 5 से 2 की तरफ है। यानी कि R2 रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है I2, वो किधर फ्लो कर रहा है? 5 से 2 की तरफ, और हमारे ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है? 2 से 5 की तरफ। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दिए हुए करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमने बताया क्या कि अगर किसी रजिस्टर के लिए लिख रहे हैं आप
तो उस केस में क्या हो जाएगा प्लस आई आर। तो प्लस आई आर में क्या लिखेंगे प्लस I2 R2। नेक्स्ट हम चलेंगे 5 से 6 की तरफ। तो 5 से 6 जब चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं तो पास करते हुए 6 पे आ जाएंगे। तो 6 पे आ जाएंगे तो 6 के बाद अगला कौन सा पाथ आएगा 6 से 1। तो 6 से 1 जब चलेंगे तो 6 से 1 जब चलेंगे तो हमको दिख रहा है एक वोल्टेज सोर्स और उस वोल्टेज सोर्स का कब पॉजिटिव साइन लेना है कब निगेटिव साइन लेना है उसके लिए आपको बताया गया था कि अगर आपके ऑब्जर्व करने की डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन हो आपका क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर आपके दिए हुए बैटरी का पॉजिटिव प्लेट सेकंड होता है तो प्लस साइन लेंगे, निगेटिव प्लेट सेकंड होता है तो सेकंड। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करें जो भी सेकंड प्लेट होगा उसका साइन आपको चूज करना है। तो सेकंड प्लेट होने का मतलब क्या किस डायरेक्शन में 6 to 1। तो 6 to 1 चल के देखें हम लोग 6 to 1 जब चलेंगे तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा माइनस से प्लस, पहला पड़ेगा माइनस और दूसरा पड़ेगा प्लस। तो यहाँ यानी कि हमको जो साइन चूज करना है वो प्लस चूज करना है। तो क्या लिखेंगे प्लस V1। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप 1 से चल कर 1 पे आ गए, 1 से चल करके 1 पे आ गए, यानी कि जो आपका क्लोज पाथ है वो कंप्लीट हो गया। अब क्लोज पाथ ही आपको यह बताता है कि वहाँ पे मेश बन रहा है। तो अगर क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया तो वहीं पे हम इक्वेट करा देते हैं उसे 0 से। ठीक, यहाँ V1 की वैल्यू क्या दे रखा है 10 वोल्ट। तो अब बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे माइनस I1 R1 I2 R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने मैक्सिमम इक्वेशन बन सकते थे इस गिवन सर्किट के लिए वो हमने बना लिया। बाकी 2 मेश और भी हैं लेकिन ये क्या है लूप विद करंट सोर्स है तो इसके लिए बता दिया यहाँ पे केवीएल एप्लीकेबल नहीं है। जो लूप विदाउट करंट सोर्स है केवल वही केवीएल एप्लीकेबल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से सारे अननोन डाटा आपके बाहर आ जाएंगे और जो भी सर्किट में पूछेगा उसका आप आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक, तो ये था टाइप 2 का सर्किट। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि इसको सॉल्व करने के लिए इन 2 इक्वेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये आपका टाइप 2 में आ जाएगा। टाइप 3 में बात करें ये करंट सोर्स यहाँ ना दे करके यहाँ दिया हो, और ये बंद। ठीक, तो करंट सोर्स हमने कहा कि यहाँ ना दे करके यहाँ बीच में दिया हो और ये वैल्यू बंद हो और इस करंट सोर्स की वैल्यू वही I इक्वल टू 5 एम्पियर दिया हो। अब आपको सर्किट की एनालिसिस फिर से करना है नए सिरे से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि सर्किट सेम है। सेम मतलब कि एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, एक करंट सोर्स जुड़ा हुआ, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। जहाँ वोल्टेज सोर्स V1 की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है और करंट सोर्स I की वैल्यू कितना है 5 एम्पियर है। और रजिस्टर R1 में फ्लो करने वाला करंट I1 है, रजिस्टर R2 में फ्लो करने वाला करंट I2 है और रजिस्टर R3 में करंट फ्लो करने वाला करंट I3 है। अब जब हम लोग यहाँ एनालिसिस करने जाएंगे तो ये देखेंगे कहाँ KCL लग सकता है। तो आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि KCL जब भी अप्लाई करना होता है तो आपको हमेशा नोड और जंक्शन ढूंढना है कि किस नोड या जंक्शन पे 2 या 2 से ज़्यादा करंट आ रहे हैं। तो 2 वाला तो कंसीडर नहीं करते हैं उतना, क्योंकि 2 वाला क्या है इक्वलिटी में आ जाता है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा वाला केस होता है जिसको हम जंक्शन कहते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं
केसीएल अप्लाई करते हैं। तो जब हम सर्किट में देखेंगे कि पॉइंट 2 ऐसा नोड है जो कि जंक्शन हो तैयार कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं R1, R2 और R3। तो जब भी केसीएल लगाना होगा तो हम जंक्शन को पहचानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे केसीएल लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या है यहाँ पे, अप्लाई केसीएल एट नोड ऑब्लिक जंक्शन 2। जब 2 पे केसीएल लगाने जाएंगे तो केसीएल क्या कहता है, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग, मतलब द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स टुवर्ड्स अ नोड इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेम नोड और जंक्शन, ये केसीएल कहता है। तो इनकम मतलब इनकमिंग, आउट का मतलब आउटगोइंग। कहाँ से इनकमिंग, 2 पे इनकमिंग, कहाँ से आउटगोइंग, 2 से आउटगोइंग। मतलब 2 पे इनकमिंग कौन है वो आपका पहचानना है और 2 पे आउटगोइंग कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो फिगर को अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि I1 का डायरेक्शन वो 2 की तरफ मतलब 2 पे आ रहा है, I2 का डायरेक्शन देखेंगे तो 2 पे आ रहा है, और I3 का डायरेक्शन देखेंगे तो 2 से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब बात करेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे उसके हिसाब से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि इसी I2 कहाँ फ्लो कर रहा है, I2 आपका 2 से 5 2 और 5 वाले पाथ में फ्लो कर रहा है। 2 से 5 वाला जो पाथ है इस पाथ में फ्लो कर रहा है, और 2 से 5 वाले पाथ में एक करंट सोर्स भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू I है, उस I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर। क्या बात कर रहे हैं कि I2 कहाँ फ्लो कर रहा है, 2 से 5 वाले पाथ में दे रखा है। ठीक, फ्लो कर रहा है 2 से 5 वाले पाथ में फ्लो कर रहा है, और 2 से 5 वाले पाथ में करंट सोर्स भी जुड़ रखा है, उस करंट सोर्स I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इनकमिंग काउंट करते हैं तो ऐसे फिगर में क्या कर लेते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I भी दिखा देते हैं। तो ये रॉन्ग प्रोसीजर है। हमारा एक पाथ में एक ही करंट दिखाएंगे, या तो हम I2 दिखाएंगे या तो 5 दिखाएंगे। एक पाथ में एक से ज्यादा करंट नहीं हो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर पाथ सेम है तो यानी कि करंट सेम है, पाथ डिवाइड है तो करंट भी डिवाइड है। तो अगर हम 2 से 5 वाले पाथ में बात कर रहे हैं तो 2 से 5 वाले पाथ में या तो I2 होगा या तो 5 होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक बात कहेंगे। तो अब बात करेंगे कि I2 होगा कि I2 होगा कि I होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अभी हमने जस्ट पिछले वाले सर्किट में बताया जिस टाइप 2 में बात कर रहे थे कि पहले अब हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि जो सर्किट में करंट सोर्स का डायरेक्शन दे रखा है उसका डायरेक्शन चेक करना है, और जो आपने एज्यूम कर रखा है उसका डायरेक्शन देखना है। अगर दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपके एज्यूम किए हुए डायरेक्शन के सेम में है, तो दिए हुए करंट का डायरेक्शन आपके एज्यूम किए हुए करंट के डायरेक्शन के सेम में है तब तो पॉजिटिव साइन लेना है, अदरवाइज आपको बताया गया नेगेटिव साइन लेना है। तो आपको देखना है कि 2 से 5 वाले पाथ में दो करंट है, एक आपने मान रखा है, एक आपका दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ वो करंट सोर्स है, जो मान रखा है वो I2 है। तो दोनों का डायरेक्शन देखेंगे तो करंट सोर्स का भी डायरेक्शन 5 से 2 की तरफ है, और माने हुए करंट का डायरेक्शन भी क्या है, 5 से 2 की तरफ है। माना हुआ करंट कौन सा, I2, और दिया हुआ कौन सा है, करंट सोर्स I है। तो जब दोनों डायरेक्शन सेम होगा तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू 5। इसके लिए क्या बताएंगे, 5 एम्पियर फ्रॉम फिगर, मतलब ये आप अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, फिगर को देख के लिख रहे हैं। तो जब I2 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो I1 प्लस 5 इज इक्वल टू I3, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे जब भी हम किसी डाटा को पुट करेंगे तो जैसे I2 की वैल्यू 5 एम्पियर है तो यहाँ पे जो इसका यूनिट है उसको नहीं यहाँ पुट करना है, केवल इसकी वैल्यू पुट करनी है। मतलब I1 प्लस 5 इज इक्वल टू I3, ये नहीं लिखना है आपको I1 प्लस 5 एम्पियर इज इक्वल टू I3, सिंपल इसकी वैल्यू 5 लिखना है। क्लियर। अब हमको मिस पहचानना है, तो नंबर ऑफ मिसेस कौन कौन से तैयार होंगे, तो वही आपका पहला 1 2 5 6 1 जो यहाँ लिख रखा है, 1 2 5 6 1 पहला मिस। दूसरा मिस कौन सा तैयार होगा, 2 3 4 5 यहाँ पे लिख रखा है कि 2 3 4 5 2। ठीक,
तीसरा मिस कौन सा तैयार होगा, 1 2 3 4 5 6 1। ये इस तरीके से आपके 3 मिस तैयार हो रखेंगे, जिसमें से आपका क्या है, पहला और दूसरा मिस क्या है, मेस ऑब्लिक लूप, यानी कि इसको मेस भी कहेंगे लूप भी कहेंगे। जो तीसरा वाला है वो सिर्फ लूप है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ मिसेस को लूप बताया गया है। अब आपको पहचानना है कौन सा क्या, कि कौन सा लूप विदाउट करंट से कौन सा लूप विद करंट सोर्स है। तो पहला मिस देखेंगे कि 1 2 5 6 1, इसमें आपका करंट सोर्स आ रहा है। दूसरा मिस देखेंगे 2 3 4 5 2, इसमें भी करंट सोर्स आ रहा है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे आप, इन दोनों को कहेंगे कि ये लूप विद करंट सोर्स है। ठीक, तो ये जो लूप विद करंट सोर्स है, और जो तीसरा है जो क्या लूप है, वो क्या है, लूप विदाउट करंट सोर्स है। ठीक, ये लूप विदाउट करंट सोर्स है। तो अब हमने बताया जो लूप विद करंट सोर्स है वहां पे केवीएल एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो लूप विदाउट करंट सोर्स है वहीं पे केवीएल एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो आपको नोट में भी बताया था, फिर से एक बार नोट बता दिया जा रहा है, केवीएल इज नॉट एप्लीकेबल इन लूप विद करंट सोर्स। ठीक, यानी कि अब आपको केवीएल कहाँ नहीं लग सकता, ना तो पहले में लग सकता है ना तो दूसरे में लग सकता है, ना तो 1 2 5 6 1 में लगा पाएंगे हम लोग, ना ही 2 3 4 5 2 में लगा पाएंगे। तो लगा कहाँ पाएंगे, ओवरऑल वाले को। ओवरऑल यानी कि जो दो मिस को मिला करके देख रहे हैं, जिसको आप लूप कह रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई केवीएल इन लूप 1 2 3 4 5 6 1, इसमें केवीएल लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 1। तो जब इसमें लगाने जाएंगे तो 1 से 2 की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट लिख रखते हैं आप लोग, यही आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन होता है। ठीक, यही आपके ऑब्जर्व करने का, यही आपका क्या होता है, ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन होता है, 1 2 3 4 5 6 1। ठीक, अब आपको इसी के हिसाब से चलना, पहले आपको किसके हिसाब से चलना, 1 से 2। तो 1 से 2 के बीच में देखेंगे कि रजिस्टर जोड़ रखा है R1, उसमें फ्लो वाला करने वाला करंट क्या है, I1। तो I1 का फ्लो और आपके ऑब्जर्वेशन का फ्लो, आपके ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यानी कि रजिस्टर के लिए आपको बताया गया, जब किसी दिए हुए रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्शन और आपके ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन सेम हो, तो क्या लिखते हैं उस केस में, माइनस आई आर। तो क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1। अब 2 से 3 चलेंगे, 2 से 3 में देखेंगे कि एक नया रजिस्टेंस जुड़ रखा है, जिसकी वैल्यू क्या है, R3, और उस R3 में फ्लो करने वाला करंट क्या है, I3। तो इसके लिए अब देखेंगे कि I3 का डायरेक्शन क्या है, 2 से 3 है, आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन क्या है, वो भी 2 से 3 है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस आई आर, यानी कि माइनस I3 R3। 3 से 4 चलना है, 3 से 4 में कोई एलिमेंट नहीं है, इसको पास करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर 4 से चलना है 5 की तरफ। तो देखेंगे जब 4 से 5 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि इसको कंसीडर नहीं करना, सीधे 4 से 5 पे पहुँच गया। अब 5 से फिर चलेंगे 6 की तरफ, फिर 5 से 6 की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसको भी क्या करना है, ऑब्जर्व करते टाइम इस बात को कंसीडर नहीं किया। फिर आगे बढ़ेंगे 6 के पॉइंट तक आ जाएंगे, और 6 पॉइंट आने के बाद अब चलना है 6 से 1 की तरफ। तो जब 6 से 1 की तरफ चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक आपका वोल्टेज सोर्स जुड़ रखा है, और वोल्टेज सोर्स जुड़ रखा है या बैटरी जुड़ रखा है, तो उसके लिए आपको हर केस में बताया जा रहा है, हर टाइप में बताया जा रहा है कि जब भी बैटरी दिखे तो उसको आपको आपके ऑब्जर्व करने टाइम क्या देखना है, कि आपके ऑब्जर्व करते टाइम जो भी बैटरी का सेकेंड प्लेट होगा उसी का साइन आपको चूज करना है। तो आप जब 6 to 1 चलेंगे तो पहला प्लेट माइनस पड़ेगा, दूसरा प्लेट प्लस पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्लस V1। अब 1 से चल करके 1 पे आ गया, यानी कि आपका क्लोज पाथ क्या हो गया, क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। जब क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया
तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि 0 से इक्वेट करा देंगे। जब 0 से इक्वेट करा देंगे तो देखेंगे v1 की वैल्यू 10 दिया है तो यहाँ रख लेंगे। यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या दिया 10 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्ट नहीं यूज करना, सिर्फ इसकी वैल्यू यूज करना 10। तो क्या लिखेंगे माइनस i1R1 माइनस i3R3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब इस सर्किट की एनालिसिस करने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है, जिससे इस सर्किट की सारी अननोन वैल्यूज आपके कैलकुलेट होकर के बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से केवीएल और केसीएल से मैक्सिमम आपको इस टाइप से सर्किट दिखेंगे, जहाँ पे कभी करंट सोर्स दो मेशेस के बीच में दिखेगा, कभी करंट सोर्स एक सिंगल मेश में होगा। तो बस आपको यही ध्यान देना इस पॉइंट को, नोट को, कि केवीएल इज नॉट एप्लीकेबल इन लूप विद करंट सोर्स, ठीक। और बाकी फर्स्ट टाइप आपको कल के लास्ट वीडियोज में बता दिया गया था, और बाकी 2 टाइप्स आपको आज डिस्कस कर लिया गया है। अब इनको हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे करंट डी होते हैं ये किस में आते हैं। ये तीनों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों सर्किट किस में है, ब्रांच वाइज करंट है। ब्रांच वाइज करंट है। टाइप 1 जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है, टाइप 2, टाइप 3 जो आज पढ़ रखे हैं, ये सारे में जो करंट एग्जीक्यूशन है वो कैसा है, ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज करंट का मतलब क्या कि R1 रजिस्टर में केवल I1 फ्लो कर रहा है, R2 रजिस्टर में केवल I2 फ्लो कर रहा है, R3 रजिस्टर में केवल I3 फ्लो कर रहा है। मतलब हर एक ब्रांच में केवल एक ही करंट है, इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, ब्रांच वाइज करंट मेथड। ठीक, केवीएल केसीएल का ही है ये टाइप, लेकिन उसमें भी जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें हम लोग ब्रांच वाइज करंट मेथड को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यही डिस्कस कर रहे हैं।